गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़े थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी, है ना, कॉन्सेप्ट्स है जो खुद इनविजिबल है। और फील्ड में अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। फील्ड जो होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करते हैं वो इन्फिनिटी पर 0 मान के चलते हैं। ऐसा हमने लास्ट क्लास में बात किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बात किया था उसमें बोला था कि अगर कोई सोर्स चार्ज है ना, और उसके आसपास में अगर कोई पॉइंट चार्ज लाते हैं, पॉइंट चार्ज, तो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स वो महसूस करता है, वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ऐसा हमने बात किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, और उसमें अगर कोई हम चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पे क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इस तरह की बात हम आज करने वाले हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं when a charge particle placed in uniform electric field, placed in uniform electric field intensity, then force act on charged particle force act on charged particle Q into E along E if चार्ज क्या हो, पॉजिटिव, है ना, चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो। ये बात लिखी गई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिया हुआ हो और उसमें अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी और उस फोर्स का मान होगा Q इंटू ई वेक्टर एलोंग E, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव। तो हम लोग ऐसे इसको डायग्राम में बना सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे दिया हुआ है, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आप रखते हैं लाइक दिस, ऐसे। तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q इंटू E, ऐसे फोर्स लगेगा, इस दिशा में लगेगा फोर्स, F बराबर Q इंटू E। इफ चार्ज निगेटिव then force is Q into E, but direction of force is opposite to the direction of electric field, to the direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी ना, उसके उल्टा में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू इंटू ई, तो फोर्स लगेगी किधर, इधर लगेगी, और इसकी मान क्या होगी, एफ बराबर क्यू इंटू ई ही होगी, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। यानी आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से आपको बहुत सारे फील्ड दिया हुआ है, इस तरह से यहां पर रखते हैं 4Q, तो इसे फोर्स लगेगा इधर के तरफ, F इक्वल टू 4QE। अगर यहां पर है -2Q, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर के तरफ, इधर की तरफ लगेगा, और उसका मान होगा, क्या मान होगा, F इक्वल टू 2QE, इधर हो जाएगा, डायरेक्शन उलट जाएगा। यानी आपको बताया गया है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, है ना, नॉन यूनिफॉर्म में भी फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और उसमें कोई अगर चार्ज पार्टिकल रखते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो मान होगी, वो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाइकेशन होगी, मल्टीपल होगी उसकी। अगर चार्ज पॉजिटिव होगी, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। अगर चार्ज निगेटिव होगी, तो जो भी फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगी। तो ज्यादा चार्ज रखेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी, कम चार्ज रखेंगे तो कम फोर्स लगेगी। कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज के साथ साथ मास भी है, समझिएगा बात को। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज के साथ साथ क्या है, मास भी है उसके पास। तो इस जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, तो इस चार्ज पार्टिकल में मास है, और मास है तो इस पे फोर्स लग गया, तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अनुसार देखा जाए तो इसमें अब एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास मास है m, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस पर फोर्स F बराबर Q इंटू E है। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट m इक्वल टू मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। समझिएगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज जो पार्टिकल है उसकी मास है, क्या मास है, m, q चार्ज है, q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मान लें कि इस दिशा में इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, ऐसे सपोज दैट इस तरह के दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक लाइन में। तो इसमें अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखें, यही चार्ज पार्टिकल रखें जिसके पास मास भी है, ये है एक चार्ज पार्टिकल, इसके पास क्या है, मास है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से इस पर एक क्या लगेगा,
फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई। और न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि अगर कोई यहां पर पॉइंट मास है और उस पर आपने फोर्स लगा दिया तो इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन, है कि नहीं, आता है ना। तो F इक्वल टू m इंटू ए फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F बराबर m इंटू ए, सेकेंड लॉ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा ये फोर्स आई है, तभी तो ये चली होगी। तो जब ये चलने के वजह से इसमें फोर्स क्या आया, F आया। सो हम ये लिख सकते हैं कि F इक्वल टू QV या F इक्वल टू ma, यानी ऐसा लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो ऐसे तो A इक्वल टू Q E डिवाइडेड बटे M। तो ये वाली जो बात है ना, ये Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। ये क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो 11th याद करो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 11th में आपने पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसके कुछ इक्वेशंस होते हैं। क्या इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन ये होते हैं v इक्वल टू u प्लस AT मतलब QE डिवाइडेड बटे m इंटू T, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 QE डिवाइडेड बटे m इंटू टी का स्क्वायर, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 QE डिवाइडेड बाई m इंटू क्या s। ये कुछ यहां पर इंपॉर्टेंस है ना, इक्वेशन आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लेके चलें तो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पर कंसेप्ट एक हम लोग तैयार करेंगे, क्या क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने मास ऑफ चार्ज पार्टिकल माना है, Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो ऐसे आपको दे रखा है। इसमें प्लस Q चार्ज हमने रख दिया। तो हर चार्ज पार्टिकल का कुछ न कुछ मास होता है, तो मैंने यहाँ पर मास को भी इंडिकेट किया है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा इधर, जो F बराबर Q इंटू ई होगा, और m यहाँ पर पार्टिकल मास, तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगी। F बराबर m है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये जो फोर्स आई है वो किसके वजह से आई है, इसी के वजह से आई है। सो ma इक्वल टू QV, तो A इक्वल टू QV बाई m। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मास ऑल आर कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो v इक्वल टू u प्लस AT वाली फार्मूला ये काम का है। S बराबर UT प्लस 1/2 QV बटे m इंटू टी स्क्वायर। अब इससे हम लोग एक क्वेश्चन डिजाइन करेंगे जिसमें NCERT में 3 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो जनरल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड नेचर ऑफ चार्जेस, फाइंड नेचर ऑफ चार्जेस। इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन करके आते हैं कि फाइंड नेचर ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह का है, फाइंड नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस, फाइंड नेचर ऑफ चार्जेस एंड Q बाई m रेशियो। समझिए बात को, सवाल ये है
कि आपको पास नेचर ऑफ चार्जेज, इसका मतलब कि बहुत सारे चार्जेज होंगे और प्रत्येक चार्ज का क्यूब होता है और एम होता है, तो बताना है कि क्यू बटे एम किसकी ज़्यादा होगी, ऐसे सवाल आता है। और उस डायग्राम को ये भी देखकर बताना है कि कौन चार्ज पॉजिटिव है, नेचर का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ ऐसी बात करना है। तो इसमें इसकी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि दो प्लेट लेते हैं, प्लेट के सिवाय और भी कुछ ले सकता है, वो दो दीवार ले सकता है, उसमें प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, इस तरह की अपने बात होती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि दो प्लेट ले रहे हैं, प्लेट ऐसे इस तरह से रख रहे हैं, जैसे प्लेट इस तरह का प्लेट ले लिया हमने, और इसमें क्या कर दिया कि यहाँ पर माइनस माइनस इस तरह के चार्ज मैंने दे दिया और यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज दे दिया है ना, प्लस प्लस चार्ज और माइनस माइनस चार्ज दे दिया। तो ये जो प्लस प्लस चार्ज है और माइनस माइनस जो चार्ज है, आपको तो पता है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल अभी अट्रैक्ट कर नहीं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कि सट रहे हैं, इतना ज़्यादा भी फोर्स नहीं है कि ये सट जाएंगे, फोर्स लग रहे हैं। तो फोर्स लगने से पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग बात करेंगे तभी तो फोर्स लगती है। तो अब हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का अपना इस तरह का जनरेट करेगा, पॉजिटिव से निकलेगी, लास्ट क्लास ऐसे इस तरह की बात आ जाएगी। ये क्वेश्चन ही है, अभी क्वेश्चन चल रही है। इसमें हम क्या किए हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज किए हैं और दूसरी चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज किए, चार्ज पार्टिकल को रिलीज किए। एक चार्ज पार्टिकल यहां से रिलीज किए हैं क्यू। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, मानते हैं कि इस तरह से गई है और ऐसे मुड़ गई, ऐसे मान लेते हैं, हमने ऐसा दिया है, क्योंकि ये खुद पता नहीं है कौन है ना। और ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये वाली वो ऐसे गई है और इस तरह से मुड़ गई, और एक जो चार्ज पार्टिकल है बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे चली गई। तो अब इसकी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अब इसकी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हम लोग को पता है कि A इक्वल टू होता है QE डिवाइडेड बटे M, QE डिवाइडेड बाई M है ना, QE डिवाइडेड बाई M, ये हम लोग को पता है। अब कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे इसको हमने रिलीज किया था, इधर रिलीज किया गया था, तो जब इधर रिलीज किए हो तो इधर इसको जाना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको इधर रिलीज किया तो इसको इधर चलना चाहिए था, इसको हमने इधर रिलीज किया तो इधर इसको चलना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर इधर न जाकर ये मुड़ गई है। तो क्या मतलब समझा जाए कि जब ये चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आई होगी, यहां पर, इसी में डिस्कशन करते हैं, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आई होगी और ये चार्ज पार्टिकल जब यहां आई होगी, तो ये चार्ज पार्टिकल लगातार इधर मुड़ रही है। अगर हम बात करें फॉर Q1, तो Q1 यहां पर है, फील्ड कहां दे रहे हैं, ऊपर की तरफ, फील्ड कहां दिया जा रहा है, ऊपर की तरफ, फील्ड ऊपर जा रही है ना, ये फील्ड है, ये वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ये ऊपर जा रही है। तो यहां पे Q1 है, तो ये मुड़ा किधर है, ऊपर, इसका मतलब कि फोर्स कहां लगा होगा, ऊपर लगा होगा। तो हमने इस पे फोर्स जो दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, ऊपर दे रहे हैं। देखिए ये कितना फोर्स दे रहे हैं, F1, Q1 और E दे रहे हैं ऊपर, यानी फोर्स जो है वो फील्ड के दिशा में है।
दैट इज फोर्स F1 directed along डायरेक्शन ऑफ फील्ड। समझिए बात को, along that is force F1 directed along field so Q1 is पॉजिटिव। Q1 इज पॉजिटिव। Q1 क्या है? पॉजिटिव है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लेट पॉजिटिव है तो उसको ठेल रहा है, और ये प्लेट निगेटिव है तो इसको क्या करेगा? खींचेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ठेलेगा, ये खींचेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। राइट। फॉर Q चार्ज है, फील्ड कहाँ लग रही है? इधर लग रही है, फील्ड इधर लग रही है, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। F इक्वल टू क्या है? 0। मीन्स दैट Q पार्टिकल, इस पे चार्ज 0 है। जैसे अगर इसको हम कहें कि इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, तो ऐसे लिख सकते हैं Q पार्टिकल ना लिखे क्या लिख सकते हैं? B पार्टिकल इज न्यूट्रल। ऐसे Q दिखाया गया है न्यूट्रल, दैट इज Q इक्वल टू क्या है? 0 है। Q यहां पर क्या है? 0 है, और यहां पर Q क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर Q क्या है? पॉजिटिव, मतलब Q1 इक्वल टू पॉजिटिव है। यहां पर Q क्या है? 0 है। ऐसे भी कह सकते हैं कि फील्ड है, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्ट्रेट जा रही है। अगर फील्ड में न्यूट्रॉन को रिलीज करेंगे तो उस अपने पाथ से घूमेगा नहीं, वो सीधी रेखा में चलेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो मीन्स दैट B पार्टिकल इज न्यूट्रल, Q क्या है? 0 है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी। तो फॉर, यहां पे ठीक था ये, है ना, यहां पर ठीक था, ये है यहां पर माइनस Q1 है ना, Q1 की प्लस Q1, ये ठीक है। फॉर Q की बात कर रहे थे, फोर्स 0। फॉर बात करते हैं किसकी? Q2 की। फॉर Q2 की अगर हम बात करें तो यहां पर Q2 है, फील्ड कहां है? ऊपर की तरफ फील्ड है। फोर्स कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है, और ये F2 इज इक्वल टू Q इंटू E। फोर्स ऑन क्या है? फोर्स ऑन Q2 इन अपोजिट ऑफ E, है ना, अपोजिट ऑफ E। सो ठीक है, सो Q2 इज निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा में जो फोर्स होता है वो निगेटिव होता है, मैंने चार्ज क्या है? निगेटिव। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कौन चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है। ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि कौन ज्यादा मुड़ा है, कौन ज्यादा मुड़ा हुआ है, मतलब बेंट हुआ है। Q/M रेशियो ज्यादा किसका होगा, इस तरह की बात है। देखो सवाल है कि फाइंड नेचर ऑफ चार्जेस, तो मैंने नेचर ऑफ चार्जेस बता दिया। किसके आधार पर बताया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आधार पर मैंने नेचर ऑफ चार्जेस बताया। अब हमको बात करना है Q/M रेशियो, मतलब Q/M रेशियो किसका ज्यादा होगा या किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम क्या इसको मिटा सकते हैं? हम इसको मिटा रहे हैं। बात करना है हमको कि Q/M रेशियो, तो इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं जरा देखिएगा। चार्ज पार्टिकल अगर इधर चल रही है तो ये तो चार्ज पार्टिकल ग्राउंड पे नहीं चल रही है, ये चार्ज पार्टिकल ग्राउंड पे नहीं चल रही है, ग्राउंड से ऊपर है, दो प्लेट है उसके बीच में है। तो इसके बीच में एक फोर्स लग रही है QV, उसके चलते एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है QE डिवाइडेड बाई M।
लेकिन ये एक्सेलरेशन किधर है, वाई डायरेक्शन में है। समझिए बात को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना, तो फोर्स किधर है, इधर है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इधर बात करेंगे। क्या एक्स में कोई फोर्स लग रही है, इस चार्ज पार्टिकल के पास तो मास है, तो एक्स में कोई फोर्स नहीं है। समझो बात को, जैसे प्लेट रखा हुआ ना उसके हिसाब से कर रहे हैं बात। तो एफ एक्स क्या है, जीरो है, तो एफ एक्स जीरो है, तो क्या लिख सकते हैं, एम ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो मास तो कभी जीरो नहीं होगा, यानी ए एक्स क्या है, जीरो है। तो जब ए एक्स जीरो होगा, ए एक्स जीरो होगा, तो भी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी चार्ज पार्टिकल की बात करें, या इस चार्ज पार्टिकल की बात, कोई एक चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, हम इस चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। इस चार्ज पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। मान लो कि u इज, यह है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ q1। q1 जो चार्ज पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपने काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करके एक वर्ड पढ़ा होगा। उसमें आप लिखते होंगे इनिशियल वेलोसिटी इन y कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, y में जीरो है या नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउ u x इज इक्वल टू u और u y इक्वल टू जीरो। सो मोशन एलोंग, ध्यान दीजिएगा, मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, मोशन एलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। तो x इक्वल टू, ये x दूरी चली है इधर, इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन कितना, जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। जब भी पाथ बताना है ना, पाथ जब भी बताना हो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो उसमें अदर जो वेरिएबल है उसको हटा देते हैं, एक्सेप्ट x एंड y। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल का या किसी भी पार्टिकल का पाथ बताना हो, पाथ मतलब या तो सर्कुलर या तो पैराबोला, ये तो पैराबोला ही दिख रहा है ना, ये वाली पैराबोला दिख रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये भी पैराबोला दिख रही है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर आप पाथ बताना चाहते हो, पाथ, तो आपको क्या करना रहता है, एक्सेप्ट x एंड y ऑल वेरिएबल आर रिमूव। तो हमारे पास एक t है, तो इसको मैं हटाने की प्लानिंग कर रहा हूं, t इज इक्वल टू एक्स बटे यू। अब लिखेंगे मोशन एलोंग y एक्सिस, मोशन एलोंग y एक्सिस, एलोंग y एक्सिस। तो मोशन एलोंग y एक्सिस में लिखेंगे y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू क्या, टी का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे y, यहां पर लिखेंगे क्या, जीरो। इनिशियली तो y में नहीं जा रही है, x में जा रही है, तो यहां पर लिख दिया y इज इक्वल टू जीरो। 1/2 और QE डिवाइडेड बटे m इंटू टी का स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ y इज इक्वल टू 1/2 QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बटे u का स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। यानी पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला होगा। समझ में आई बात। कोई चार्ज पार्टिकल होता, अभी मत कहना कि सर इसका तो नहीं हुआ, तो ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये तो न्यूट्रल थी, न्यूट्रॉन थी। समझ में आई बात।
अब देखो छोटू, तो ये के एक क्या है, कांस्टेंट। कैसे, 1/2 कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, यू जो होता है ना इनिशियल वेलोसिटी, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऐसा तूने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। वेरी कौन करती है, फाइनल वेलोसिटी। तो सब कांस्टेंट हो गई, बच कौन गई, एक्स। अब एक्स बढ़ेगा, उसी के हिसाब से वाई में भी वो चलेगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमने लिखा y बराबर के एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट, के कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर बात करें इस पर, के इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्यू ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, यू स्क्वायर कांस्टेंट। के इक्वल टू लिखा गया है क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m यू का स्क्वायर। के लिखा, के कांस्टेंट है, सभी क्वांटिटीज में कांस्टेंट है। अब इसको हम देखें, इसको q बाई एम रेशियो y इक्वल टू q बाई एम, q बाई एम e बाई 2m 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो q बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। जिसकी y बड़ी होगी इसके हिसाब से q बटे एम, और इधर e है, y है, y, और ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। x तो अपना x से दूरी तय करेगी, ये थोड़ी ना उठेगी ऊपर, x तो ऐसे ही रहेगी। अगर इधर क्या करते हैं, इधर y और इधर x, तो चार्ज पार्टिकल y में ही तो उठ रही है। तो हमको q बाई एम रेशियो पता करना है, तो y के हिसाब से करेंगे। हम लोग ग्राफ में देखेंगे ज़्यादा कौन उठा हुआ है। तो अगर ये बीच की लाइन मानते हैं, ये वाली बीच की लाइन मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, y2 2 के लिए, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कौन, y1, हुआ कि नहीं। इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये हो गया, ये बीच की लाइन है, तो ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो बड़ा कौन है, y1 बड़ा है किससे, y2 से। तो q बटे एम जो है, q बाई एम फर्स्ट का ग्रेटर देन q बाई एम सेकेंड का। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। इस पे आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। जैसा कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, उसी तरह से यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो ये y और ये x, यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक Q चार्ज है, Q चार्ज, और यहां पे क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट जिसके चलते हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करनी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग मिला देंगे, और इसके बीच की जो दूरी है वो है d, और ये है P पॉइंट,
तो इसके चलते फील्ड कहाँ होगा, इधर होगी, प्लस है तो माइनस होगा तो इधर होगी। इस पॉइंट पे फील्ड इधर होगी अगर ये प्लस है तो, अगर ये माइनस है तो फील्ड अंदर की तरफ होगी। अब यहां से ये ऑरिजिन, यहां से हम एक क्या करते हैं, इसे पोजीशन वेक्टर, और यहां से एक ऐसे पोजीशन वेक्टर, इसका नाम R1 और इसका नाम R2 देते हैं, R1 और R2, और इसको हम लोग डी वेक्टर चाहे डेल्टा R लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ये पॉजिटिव है तब तो हम लोग लिख सकते हैं A, B और यहां पर P है, A, B और P, इसको पोजीशन वेक्टर की तरह से इसे बना सकते हैं क्योंकि हम लोग बात वेक्टर की कर रहे हैं। फ्रॉम फिगर R1 वेक्टर प्लस, अब इसको क्या लिखते हैं, इसको कुछ लिख सकते हैं, D ही लिख देते हैं, D वेक्टर है कि नहीं, तो इसको लिखते हैं D वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, तो D वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसे लिख सकते हैं कि नहीं, D वेक्टर। we know that इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होती है कि नहीं, के क्यू और डी का स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, के क्यू डी स्क्वायर डी कैप, डी कैप लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर यहां पर दे दिया क्योंकि यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन बता रहा है इधर की तरफ। यहां पर आप लिख सकते हैं डी कैप, दैट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर गिव्स आउट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, डी कैप, इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू डी स्क्वायर डी वेक्टर डिवाइडेड बटे डी मॉड। ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू डी स्क्वायर डी वेक्टर डी क्यू, डी क्यू हो जाएगा के क्यू डी क्यू डी वेक्टर ई वेक्टर, के क्यू डी क्यू डी वेक्टर, डी वेक्टर। और डी का वैल्यू आपको पता है डी, तो डी में ये आपको लिखना होगा इस तरह से, मॉडुलस में होती है ऐसे, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ई जो वेक्टर है वो होगी के क्यू और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई, जब भी मॉड में रखते हैं, जब इसको जोड़ और घटा में आता है ना तो उसके हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड में रखते हैं। जैसे कि मैंने मॉड में कर दिया इसको, तो R2 माइनस R1 मॉड और उसका क्या Q। अब मॉड का मतलब अंडर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा को हम करते थे पहले, याद है। तो यहां पर ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और डिवाइडेड बाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R2 या यहीं पे आंसर रखें, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर रख दो आंसर, है ना, ये रिजल्ट रख दो।
अब यहाँ पर आपको एक्स वाई के फंक्शन में पोजीशन वेक्टर गिवन रहेगा, पोजीशन वेक्टर गिवन रहेगा, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर गिवन रहेगा। पोजीशन वेक्टर गिवन रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से। उसी तरह से R1 वेक्टर है वो होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। R2 वेक्टर इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब उस तरह से आप डेल्टा आर निकाल कर, जैसे डेल्टा आर मतलब डी वेक्टर, डी वेक्टर का मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कठिन नहीं होते हैं। हम यहाँ पर एक्स वाई लेकर चले हैं, लास्ट में मैंने पोजीशन वेक्टर को लिख दिया, तीनों में आ सकती है, क्योंकि फील्ड एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, जेड में भी हो सकती है। तो जैसे वो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप फील्ड को निकालेंगे, फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जैसे वो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। तो अब हम ये नहीं लिखेंगे कि सुपरपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ये वो दिस दैट, ये हमने बता चुका है कि जब भी मल्टीपल चार्जेज के चलते फोर्स हो, फील्ड हो, है ना, तो हम लोग उसमें सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। तो मल्टीपल चार्जेज की अगर हम बात करें, मल्टीपल चार्जेज, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगना चाहिए। यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। कैलकुलेट इंडिविजुअल फील्ड इंटेंसिटी एंड यूज वेक्टर सम, इंटेंसिटी एंड यूज्ड वेक्टर सम, यूज्ड वेक्टर सम। और क्या करो, वेक्टर सम करो भाई, क्या करो, वेक्टर सम। कैलकुलेट इंडिविजुअल फील्ड इंटेंसिटी एंड यूज्ड वेक्टर सम। क्या करना है, वेक्टर का सम करना है। ये बातें मैंने लास्ट क्लास में किया था। यहां पे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है, यहां पर एक P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेज की वजह से आपको फील्ड बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज यहां पे है, Q1 चार्ज है, और इसके बीच की दूरी R1, और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे फील्ड बाहर,
अगर चार्ज क्या है, यहाँ पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो फील्ड बाहर, सीधे बाहर चलेगी फील्ड, ऐसे फील्ड चलेगी, इसका नाम Q1। अगर चार्ज मान लो यहाँ पर एक है, यहाँ पर मान लो चार्ज यहाँ पर है, तो ये है चार्ज -Q2, तो फील्ड क्या होगी, अंदर के तरफ होगी, फील्ड किधर होगी, अंदर होगी, ऐसे होगी, ऐसे, इसका नाम Q2। ठीक है भाई, Q1 चार्ज पॉजिटिव, फील्ड बाहर, Q2 चार्ज निगेटिव, फील्ड अंदर के तरफ होगी। मान लीजिए एक यहां पर है आपको, एक यहां पर है, ये कौन है, Q3, तो फील्ड इधर के तरफ होगी, इसका नाम होगा Q3, ऐसे, है ना। तो ये सभी चार्जेज की वजह से आपको फील्ड निकाली जा रही है, फील्ड को दिखाया जा रहा है, जैसा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उनके हिसाब किताब है। यहां पर है R2, यहां पर है R3, उसी तरह से बहुत सारे चार्जेज होंगे, बहुत सारे चार्जेज। यहां पर एक चार्ज है, उसका नाम है Qn, और ये क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो फील्ड कहाँ होगी, सीधे बाहर, लाइन ज्वाइनिंग हो गया ना, Qn, ऐसे फील्ड होगी। अब इन सभी फील्ड को वेक्टर सम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको E1 इजिकल टू आ गया, E1 इक्वल टू क्या आ गया, KQ1 डिवाइडेड बटे R1 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि वेक्टर सम करना है, तो ये हो गया R1 कैप, वेक्टर बना दिया ना, इसके पहले पढ़े थे ना वेक्टर, तो वेक्टर बना दिया। अब इसको हमने Q2, तो इसको लिखेंगे KQ2 R2 का स्क्वायर और R2 कैप। तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो En वेक्टर इजिकल टू KQN Rn इसका स्क्वायर Rn कैप। तो EP के लिए क्या करेंगे, टोटल फील्ड एट पॉइंट P, तो वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट En, वेक्टर सम करो। तो यहां पर लिखेंगे क्या, KQ1 R1 स्क्वायर R1 कैप KQ2 R2 स्क्वायर R2 कैप डॉट डॉट एन तक, KQN Rn कैप Rn स्क्वायर, K कॉमन, Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप अप टू सो ऑन Qn Rn कैप Rn स्क्वायर, K समेशन I इक्वल टू 1, I इक्वल टू N, QI RI कैप डिवाइडेड बटे RI स्क्वायर, EP वेक्टर। ये कोई कठिन नहीं है, इस तरह का तो आता नहीं है। डायग्राम होते हैं स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागोन वगैरह वगैरह, इसमें हमने फोर्स की बात कर रखा है, फोर्स का बात मैंने किया था। तो इसमें इंडिविजुअल एक एक का कैलकुलेट करेंगे, एक एक चार्ज के चलते, और उनका वेक्टर सम कर देंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब उस P पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, P पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं हो सकता। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P,
क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ये हो गया आपका Q, यहां भी हो गया Q, और फिर ये हो गया आपका Q, और यहां पर क्या है P पॉइंट रखा हुआ है, ये A और A। इसको हमको सॉल्व करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो ऐसे लिखते हैं, एट पॉइंट P पर देखना होगा कि किस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और किसके वजह से अंदर लग रही है, ये चेक करना होगा। तो यहाँ पे इसी में अगर हम सोल्व करें तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नाम A, इसको हम लोग दे देते हैं B और इसका नाम C दे देते हैं। तो इसके चलते जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इधर होगा, EA होगा, और इसके चलते जो फील्ड होगी किधर होगी, सीधे बाहर होगी कि नहीं, ये हो गया आपको EC, ये हो गया EC फील्ड होगी इसकी। और इसकी जो फील्ड होगी, इसकी जो फील्ड होगी वो सीधे किधर होगी, इधर होगी, और क्या होगी EB। नाउ फ्रॉम फिगर, अगर फिगर से बात करें, नाउ फ्रॉम फिगर अगर फिगर से बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, EA इज इक्वल टू क्या है, EC है, और वो कितना है KQ डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर, KQ A स्क्वायर, और EB जो है EB है वो है KQ डिवाइडेड बटे A रूट अंडर 2, इसका क्या है स्क्वायर है। तो ये हो गया EB इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर बाई 2KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर EB। तो EB इज इक्वल टू 2KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, और ये EC ये KQ का स्क्वायर। अब ये जो है ये वाला, इसको अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है, E जो है A वो परपेंडिकुलर किस पे है, EC पे, तो परपेंडिकुलर है और दोनों बराबर है। दोनों बराबर का मतलब हम मान सकते हैं यहाँ पर कि E है, ध्यान दीजिएगा, EA और EC दोनों परपेंडिकुलर है, EA और EC, और ये दोनों बराबर है। तो हम लोग एक ER निकालेंगे, ER तो वो हो जाएगा रूट अंडर EA का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं EA का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर है, ER इज इक्वल टू अंडर रूट E का स्क्वायर डिवाइड प्लस E का स्क्वायर, ER इज इक्वल टू E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको E रूट अंडर 2 ER बराबर E रूट अंडर 2, और EB जो है इसी के पैरेलल है। EB जैसे इधर है EC, इधर है EA है, और इसका जो रिजल्ट है वो कौन है, ER इधर है, और इसी पे पैरेलल है कौन, EB। सो E नेट जो आ गया वो कितना आया, ER प्लस EB। तो ER जो है E नेट ER E रूट 2 है, E रूट अंडर 2 प्लस EB कितनी है, EB ये वाली है, और ये है KQ 2KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब पूरे
के क्यू के फॉर्म में लिखिए, के क्यू के फॉर्म में लिखो इसको। तो के क्यू के फॉर्म में अगर लिखते हैं, के क्यू के फॉर्म में, तो आएगा यहाँ पर E इक्वल टू ई आर है, तो E इक्वल टू यहाँ पर है ई नेट। ई नेट जो है वो आ गया है, ई नेट वो आ गया के क्यू ए स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस 2KQ डिवाइडेड बटे ए का स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस 2, है ना। ई रूट अंडर 2 है, ये वाली अपना आंसर ई नेट। ये ध्यान रखिएगा, ई ए ई सी दोनों पर बराबर है और एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। ई बी बराबर के क्यू ए बटे रूट 2, डायगोनल ओ, ये डायगोनल का हाफ कर दिया ना, डायगोनल में ई दूरी हो जाएगी ना, ए रूट अंडर 2 हो जाएगी, है ना, ए रूट अंडर 2 है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू 2 हो गई, एरर हो गया था यहाँ पर। जो डायगोनल होगा ए रूट 2 होगा ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 ए रूट 2 होगा ना, तो इसको हम लिखेंगे इंटू 2, ए स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ये सब ठीक है, ये ठीक है। ई आर बराबर रूट अंडर 2 होगी, तो ई आर इज इक्वल टू इतना, और डायगोनल में सिर्फ ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर होगा के क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1/2। ये आंसर कहाँ से, फ्रॉम 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। इसी पे आधारित एक हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते हैं। वो क्वेश्चन में है क्या, लाइन ज्वाइनिंग है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर तो आपको मल्टीपल चार्जेस था, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में एक सवाल है जो कैसा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर है, वो भी मल्टीपल का है, तो हम लोग उसको सोल्व करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो लिखते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें मिटा रहे हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं ना, एंड करते हैं इस लेक्चर को। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करेंगे, लेक्चर नंबर 7 में, और नेक्स्ट क्लास में।